राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत यद्यपि पहले भी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, पहला चैप्टर राजनीति विज्ञान का। आज न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसे संपूर्णता के साथ समझने का हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो पहला अध्याय है उसमें न्याय की कितनी अवधारणाओं के विषय में चर्चा की गई है और उन अवधारणाओं के समर्थक विचारक और उन्होंने जो बातें न्याय के संबंध में कही उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत से अगर हम देखें तो न्याय की अवधारणा को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहली जो अवधारणा है उसे हम नाम दे रहे हैं परंपरागत अवधारणा, दूसरी अवधारणा मध्ययुगीन अवधारणा और तीसरी अवधारणा आधुनिक अवधारणा। इन तीनों में अगर हम काल विभाजन करना चाहें तो परंपरागत अवधारणा से तात्पर्य ईसा से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब यूनान का जन्म हुआ था उस समय, और इसको भी हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय की अवधारणा और दूसरी पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार न्याय की अवधारणा। इन दोनों अवधारणाओं में जो भेद है वो एक स्थान विशेष का भेद है। ये भारतीय विचारकों ने न्याय के बारे में अवधारणा की है, ये पश्चिमी जो विचारक हैं उन्होंने न्याय के विषय में यानी विशेष रूप से यूनानी विचारकों के न्याय के बारे में अवधारणा की है। तो प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु, पटेल, शुक्र और बृहस्पति। यहाँ 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हीं 2 प्राचीन भारतीय विचारकों के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से मनु, पटेल, शुक्र, बृहस्पति में से किसी एक भारतीय 2 विचारकों का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय क्या है? तो भारतीय दृष्टिकोण में न्याय को संज्ञा दी गई है धर्म की। जो धर्म है वही न्याय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित था और प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य निर्धारित थे। और अगर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो धर्म का पालन कर रहा है, और इसी धर्म को प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में न्याय की संज्ञा दी गई है। इसलिए प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय का संबंध धर्म से है और धर्म का संबंध कर्तव्य पालन से है। तो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण ये कहता है कि जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है वह धर्म का पालन करता है और यही न्याय है। ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय है। इसी बात को पाश्चात्य दृष्टिकोणों में अपने अकॉर्डिंग बताने का प्रयास किया गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो न्याय की अवधारणा है उसमें 2 विचारक यूनानी विचारक हैं जिनके नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। एक विचारक प्लेटो, जिसके विषय में हम पहले भी न्याय संबंधी अवधारणा का अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरा विचारक प्लेटो का शिष्य अरस्तु, जिनके न्याय संबंधी विचार को यहाँ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्लेटो का जो न्याय विचार था उसके विषय में हमने चर्चा की थी कि प्लेटो ये कहता है कि न्याय मानवीय आत्मा का एक आंतरिक गुण है। प्लेटो ने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है रिपब्लिक, उसमें न्याय संबंधी अवधारणा का उल्लेख किया है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप माने हैं, एक को व्यक्तिगत न्याय नाम दिया है और दूसरे को सामाजिक न्याय नाम दिया है। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय में भेद क्या है ये भी हमने समझने का प्रयास किया था। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से प्लेटो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। इन 3 तत्वों में पहला तत्व है विवेक, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। इन 3 तत्वों में दूसरा तत्व है साहस, जिसे हम शौर्य भी कहते हैं, और तीसरा तत्व है तृष्णा, जिसे हम इच्छा भी कहते हैं। प्लेटो ये कहता है कि यदि ये तीनों तत्व किसी व्यक्ति की आत्मा में समन्वित कर दिए जाए, उनका सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में न्याय का कार्य करेगा। प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान इन 3 गुणों के आधार पर सामाजिक न्याय की जब चर्चा की है तो समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग को नाम दिया है शासक वर्ग, दूसरे वर्ग को नाम दिया है सैनिक वर्ग और तीसरे वर्ग को नाम दिया है
उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार ये तीनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व की अधिकता पाई जाती है, दूसरे व्यक्ति में हो सकता है दूसरे तत्व की अधिकता पाई जाए। तो उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति में विवेक के तत्व की प्रधानता है, बुद्धि के तत्व की प्रधानता है, उसे शासक वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस के तत्व की प्रधानता है, उसे सैनिक वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति में तृष्णा या इच्छा की प्रधानता है, उसे उत्पादक वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। और ये तीनों वर्ग समाज में अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें, अर्थात शासक वर्ग विवेक के आधार पर शासन का कार्य संचालित करे, सैनिक वर्ग साहस के आधार पर बहादुरी का कार्य संचालित करे, और उत्पादक वर्ग उत्पादन का व्यापार का कार्य संपादित करे। तो और ये तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। ये प्लेटो का सामाजिक न्याय है। तो प्लेटो के न्याय के दो रूप, व्यक्तिगत न्याय से ही सामाजिक न्याय की उत्पत्ति होती है, और प्लेटो के अनुसार न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को करना और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय है। अब हम चर्चा कर रहे हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण में ही दूसरा विचारक अरस्तु का न्याय सिद्धांत। देखिए, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, और अरस्तु ने जो न्याय की अवधारणा दी है उसमें उन्होंने ये माना है कि न्याय मानवीय संबंधों को नियमित करता है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप माने हैं, एक को नाम दिया है वितरणात्मक न्याय और दूसरे को नाम दिया है सुधारात्मक न्याय। इन दोनों रूपों में क्या अंतर है, विशेष रूप से आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कई बार वो 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय को समझाइए या अरस्तु के सुधारात्मक न्याय को समझाइए। तो आपको ध्यान देना है, अपने नाम से ही ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वितरणात्मक न्याय, इसका इसे दूसरा नाम इसका आनुपातिक न्याय भी है, इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य की जिस अनुपात में सेवा कर रहा है, जिस अनुपात में अपनी क्षमता और शक्ति के बल पर राज्य को लाभ पहुंचा रहा है, उसी अनुपात में उस व्यक्ति को धन संपदा, उसी अनुपात में उस व्यक्ति को पद, उसी अनुपात में उस व्यक्ति को लाभ का वितरण होना चाहिए। ये अरस्तु का वितरणात्मक या आनुपातिक न्याय है। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी वितरण होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? अनुपात में होना चाहिए। जो व्यक्ति राज्य की जितनी सेवा कर रहा है, जिस अनुपात में सेवा कर रहा है, उसे उसी अनुपात में आप लाभ दे दो, उसी अनुपात में आप उसे पद प्रदान कर दो, तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। ये अरस्तु का वितरणात्मक न्याय सिद्धांत है। अरस्तु का दूसरा जो सिद्धांत है उसे नाम दिया है सुधारात्मक न्याय सिद्धांत। सुधारात्मक न्याय सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को, दूसरे व्यक्ति के सम्मान को अगर नुकसान पहुंचाता है, उसका हनन करता है, तो राज्य का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के अधिकार सम्मान की रक्षा करे, तो संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसे अरस्तु ने नाम दिया है सुधारात्मक न्याय, यानी कि नागरिकों के अधिकार सम्मान पद की रक्षा करना ये राज्य का दायित्व है, और इसी से समाज में न्याय की स्थापना होगी। इसे अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी है। तो न्याय की जो परंपरागत अवधारणा है, उस न्याय की परंपरागत अवधारणा को हमने 2 भागों में बांटा। एक को हमने नाम दिया भारतीय दृष्टिकोण, दूसरे को हमने नाम दिया पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में 4 विचारकों के नाम आते हैं, मनु, कौटिल्य, शुक्र और बृहस्पति। और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय का तात्पर्य धर्म से है, और न्याय का मतलब है अपने द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। तो जो बात भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कर्तव्य पालन के साथ जुड़ी हुई है, वही बात पाश्चात्य दृष्टिकोण में अपने कर्तव्यों के पालन के साथ जुड़ी हुई है। पाश्चात्य दृष्टिकोणों में हमने प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा और अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा को समझने का प्रयास किया। ये दोनों ही सिद्धांत परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं मध्ययुगीन अवधारणा, यानी मध्य युग में
न्याय की अवधारणा क्या थी, न्याय का कॉन्सेप्ट क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य युग का तात्पर्य है जब ईश्वरीय शक्ति की प्रधानता थी। आप जानते हैं मध्य युग वो युग कहलाता है जब रोम का पोप सर्वोच्च ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसके आदेश को ईश्वर का आदेश मान करके पालन किया जाता था। उस समय न्याय की अवधारणा क्या थी, तो उस समय न्याय का तात्पर्य था ईश्वरीय नियमों का पालन करना। अर्थात ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो नियम स्थापित किए हैं, उन नियमों का अगर व्यक्ति पालन कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस समाज में न्याय की स्थापना हो गई है। मध्ययुगीन अवधारणा के प्रमुख समर्थकों में हम दो विचारकों के नाम प्रमुखता से लेते हैं, क्योंकि मध्ययुगीन अवधारणा में छोटा प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न आपका नहीं बनता। तो दो विचारक आते हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं सेंट ऑगस्टाइन और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट ऑगस्टाइन जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी और बहुत फेमस पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। और इस पुस्तक में सेंट ऑगस्टाइन लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है जहां न्याय नहीं है जिन राज्यों में, वह डाकू ही डाकू हैं, डाकुओं के झुंड कहलाते हैं, उसे हम राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि न्याय को वास्तव में राज्य को तब स्थापित होगा जब ईश्वरीय नियमों का पालन करें। आगे चल करके सेंट थॉमस एक्विनास, ये भी एक मध्ययुगीन विचारक था, इन्होंने भी न्याय के संबंध में अपनी अवधारणा दी और इन्होंने कहा कि अगर हम सेंट एक्विनास के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और कठोर जीवन व्यतीत करना है, अनुशासित जीवन व्यतीत करना है और कर्तव्यों का पालन करना है। तो अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कर्तव्य पालन करना ये न्याय है, ये एक्विनास की न्याय की अवधारणा है। तो मध्ययुगीन अवधारणा में दो विचारकों के नाम आपको याद रखने हैं, सेंट ऑगस्टाइन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं के झुंड कहलाते हैं, और सेंट थॉमस एक्विनास, जिनके अनुसार न्याय का तात्पर्य है अनुशासित संयमित जीवन व्यतीत करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये न्याय की मध्ययुगीन अवधारणा है। न्याय की जो आधुनिक अवधारणा है ये और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है आपके सिलेबस में से, उसमें या तो परंपरागत न्याय की अवधारणा से आता है या आधुनिक अवधारणा से आता है। मध्ययुगीन अवधारणा से तो एक नंबर का छोटा प्रश्न बनता है, इसमें से बड़ा प्रश्न नहीं बनता। तो आधुनिक अवधारणा में आने वाले जो विचारक हैं, आधुनिक का मतलब जो जिस आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी में, उस युग में आने वाले विचारकों ने जो न्याय की अवधारणा दी, उनमें डेविड ह्यूम, बेंथम और जे.एस. मिल, ये तीन विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण से न्याय की व्याख्या की। तो सबसे पहले आपको एक कॉमन रूप में ये टॉपिक याद रखना है कि भाई परंपरागत न्याय की अवधारणा कहती है कि न्याय का तात्पर्य है कर्तव्य पालन, यानी न्याय कर्तव्य पालन की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो भारतीय दृष्टिकोण हो चाहे पाश्चात्य दृष्टिकोण हो। और मध्ययुगीन अवधारणा ये कहती है कि न्याय का तात्पर्य है ईश्वरीय नियमों का पालन करना। ये कॉमन रूप से आपको याद रखना है। और आधुनिक अवधारणा के अनुसार न्याय का तात्पर्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आधुनिक जो अवधारणा है वो न्याय के सामाजिक स्वरूप को लेकर के चलती है। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, समान सुविधाएं मिले, और किसी भी व्यक्ति के साथ में विशेष रूप से जो वंचित वर्ग हैं, समाज में हीन लोग हैं, उन लोगों को समाज में आगे आने का अवसर मिले, उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं, तो संपूर्ण समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। और आपको पता है कि आज के समय में सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा प्रबल रूप से चल रहा है, क्योंकि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का उद्देश्य है कि समाज में जो निचला तबका है, समाज में जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यह अवधारणा कहलाती है सामाजिक न्याय की अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सामाजिक न्याय का। अमूमन रूप से प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक न्याय के बारे में, आपको इसे विशेष रूप से तैयार करना है।
इस सामाजिक न्याय या आधुनिक अवधारणा के जो विचारक हैं उनमें शुरुआत होती है डेविड ह्यूम के साथ में। और डेविड ह्यूम जो है वो सामाजिक न्याय के बारे में ये कहते हैं कि नियमों का पालन करना ही है। अगर हम अपने नियमों का पालन करें, डेविड ह्यूम के अनुसार नियमों का पालन करना ही न्याय है। जो नियम समाज के लिए बनाए गए हैं, अगर व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है तो इसका मतलब वो न्याय का कार्य कर रहा है। बेंथम की न्याय की अवधारणा और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंथम ये कहते हैं कि न्याय का मूल मंत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। जिस समाज में अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है वो समाज न्यायपूर्ण समाज कहलाता है। और जेएस मिल ने सामाजिक उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना है। तो ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेविड ह्यूम के अनुसार नियमों का पालन करना न्याय है, बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख न्याय है, जेएस मिल के अनुसार सामाजिक उपयोगिता न्याय है, जॉन रॉल्स न्याय की अवधारणा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, इसका मतलब वो चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ज्यादा ध्यान देना है। जॉन रॉल्स ये आधुनिक विचारक है और विशेष रूप से ये 20वीं शताब्दी के विचारक हैं, सबसे लेटेस्ट विचारक हैं। और इनकी जो न्याय की अवधारणा है उस अवधारणा का संबंध सीधा सामाजिक न्याय से है। अब जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा को समझने के लिए उनकी पुस्तक का नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। जॉन रॉल्स ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और उस पुस्तक का नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? जॉन रॉल्स ने। जैसे आपको पूछा जा सकता है रिपब्लिक किसने लिखी? प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक। ऐसे ही जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी अवधारणा पेश की है, जिसे सामाजिक न्याय की अवधारणा भी हम कहते हैं। अब जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी अवधारणा को समझने का प्रयास करें। थोड़ी सी जटिल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जॉन रॉल्स ये कहता है, जॉन रॉल्स अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एक नियम देता है, एक सिद्धांत स्थापित करता है, उसे हम कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अज्ञानता का पर्दा। जॉन रॉल्स कहता है कि यदि व्यक्तियों को उनकी मूल स्थिति से, क्योंकि वास्तव में आज हर व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो कभी नहीं चाहेगा कि हीन व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिले। कोई नहीं चाहेगा कि हमसे जो निम्न है उसे अधिकतम सुविधाएं मिले। लेकिन वो जॉन रॉल्स कहता है कि अगर व्यक्तियों की मूल स्थिति पर पर्दा डाल दिया जाए, उनको इस बात का ज्ञान ना हो, इस बात का ज्ञान ना हो कि उनकी वास्तविक स्थिति समाज में कैसी है, अगर उन्हें वास्तविक स्थिति से परे कर दिया जाए उनको, और उस स्थिति को जॉन रॉल्स ने नाम दिया मूल स्थिति। तो प्रत्येक व्यक्ति इस मूल स्थिति में, जिसमें उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, वो हमेशा यह स्थापित करने का प्रयास करेगा कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को, निम्न स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। और इसी नियम के आधार पर जॉन रॉल्स ने न्याय के 2 सिद्धांत स्थापित किए हैं अपनी पुस्तक में। पहले सिद्धांत को कहा जाता है अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत, अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरे सिद्धांत को नाम दिया जाता है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिए हैं अपनी पुस्तक में। दोनों को बारीकी से समझने का प्रयास करें। अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता मुझे प्राप्त है वो दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो केवल मैं अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करूं और दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को मैं छूमंतर कर दूं, तो वो न्याय नहीं है। अगर हम रोड पर गाड़ी चला रहे तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए दूसरा व्यक्ति जो कि वहां पर गाड़ी चला रहा है, कहीं हम उसे नुकसान को नहीं पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। ये तो जॉन रॉल्स का पहला सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम कहते हैं अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत। और जॉन रॉल्स ने जो दूसरा सिद्धांत दिया है उसे नाम दिया जाता है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को
समाज में समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और महत्वपूर्ण बात इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है कि समाज में जो व्यक्ति हीनतम स्थिति में, निम्नतम स्थिति में है, उन लोगों को अधिक सुविधाएं हम प्रदान करें। क्योंकि अगर हमने एक जैसा व्यवहार किया तो लोगों के मन में तो एक की स्थिति भिन्न है, दूसरे की स्थिति उच्च है, तो आपको पता है कभी भी विकास नहीं कर सकते। तो ये सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, ये अवधारणा आज हमारे समाज में जो सरकार के द्वारा, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, जो निम्न वर्ग के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जो समाज में उनके लिए विशेष सुविधाएं दी गई है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये सारी व्यवस्था सामाजिक न्याय की अवधारणा को सिद्ध करती है। और यही जॉन रॉल्स का उद्देश्य था कि जो समाज में वंचित वर्ग हैं, हीन लोग हैं, पूरे समाज में ज्यादा से ज्यादा अवसर दो, तभी अवसर की उचित समानता स्थापित होगी और वास्तव में न्याय संगत रूप से स्थापित होगा। तो आज हमने न्याय की ये अवधारणा का एक पूरा मूल्यांकन करने का प्रयास किया। आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें 3 भागों में बांट करके हमने अध्ययन किया। परंपरागत अवधारणा, मध्ययुगीन अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे न्याय के जो विभिन्न रूप हैं, उन रूपों के बारे में। धन्यवाद।